नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। लोकतंत्र के पर्व में एक नया प्रयोग होने जा रहा है, एक देश एक चुनाव, और इसके लिए केंद्र ने अपनी कवायद शुरू कर दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट पर अब संयुक्त संसदीय समिति चर्चा और विमर्श कर रहा है। इस क्रम में 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने भी अपनी राय दी है और बिल के कुछ प्रावधानों पर चिंता जताई है। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी और फिर लोकसभा में इसे पास कराया गया। लेकिन विपक्षी दलों के पुरजोर विरोध और गतिरोध के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया, जहां इस पर विचार विमर्श अभी चल रहा है। लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पीछे कई तरह के तर्क दिए जाते रहे हैं। दावा किया जाता है कि इससे देश के विकास कार्यों में तेजी आएगी, जो कि बार बार चुनावों से अवरुद्ध हो जाता है। चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही सरकार कोई नई योजना लागू नहीं कर सकती है। आचार संहिता के दौरान नए प्रोजेक्ट की शुरुआत, नई नौकरी या नई नीतियों की घोषणा भी नहीं की जा सकती है और इससे विकास के काम पर असर पड़ता है, ये सरकार का कहना है। ये भी तर्क दिया जा रहा है कि एक चुनाव होने से चुनावों पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकेगा। इससे सरकारी कर्मचारियों को बार बार चुनावी ड्यूटी से भी छुटकारा मिलेगा। देश में साल 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ ही होते थे। साल 1947 में आज़ादी के बाद भारत में नए संविधान के तहत देश में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव एक साथ ही कराए गए, क्योंकि आज़ादी के बाद विधानसभा के लिए भी पहली बार चुनाव हो रहे थे। और उसके बाद साल 1957, फिर 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ हुए। फिर ये क्रम टूट गया। अब एक बार फिर से सभी स्तरों के चुनावों को साथ साथ कराने की कोशिश की जा रही है। आज की विशेष में हम एक देश एक चुनाव के तमाम पहलुओं पर गहराई से गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक विशेष, एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव ये मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 4 पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल पर अपना दृष्टिकोण सामने रखा है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, रंजन गोगोई, JS खेहर, UU ललित ने एक राष्ट्र एक चुनाव पहल का समर्थन तो किया है, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों पर चिंता भी जाहिर की है। उनका मानना है कि चुनाव आयोग को प्रावधान में जो शक्ति दी गई है, उससे खतरा पैदा हो सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ का स्पष्ट मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन उन्होंने संघीय ढांचा और राज्यों की चुनावी स्वायत्तता पर होने वाले असर पर चिंता जाहिर की है। वहीं पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया है और ये स्पष्ट किया है कि पहल मतदान के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश UU ललित ने सुझाव दिया कि एक राष्ट्र एक चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, न कि अचानक, मगर सभी ने चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्ति पर अपनी गहरी चिंता जरूर सामने रखी है। क्या है चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियां, जिससे तमाम CGI आगाह कर रहे हैं और चिंतित हैं, और क्या है प्रधान न्यायाधीशों के विचार मोदी सरकार के इस खास प्रोजेक्ट पर, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना एक राष्ट्र एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष विचाराधीन है।
हाल ही में पूर्व प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत किए। हालांकि वे प्रस्तावित विधेयक के पक्ष में थे, लेकिन उन्होंने अपनी आपत्तियां और चिंताएं भी व्यक्त की। पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने राज्य की स्वायत्तता, संघीय ढांचे और सत्ता के केंद्रीकरण की संभावना पर चिंता जताई है। कुछ लोगों को यह डर भी है कि इससे क्षेत्रीय दलों का सफाया हो सकता है और क्षेत्रीय मुद्दों को कमजोर किया जा सकता है। चुनाव आयोग को प्रस्तावित व्यापक शक्तियां भी चिंताजनक मानी जा रही हैं। वनों पर पूर्व प्रधान न्यायाधीशों की आपत्तियां। राज्य स्वायत्तता, एक राष्ट्र एक चुनाव से राज्य की शक्तियों में कमी आ सकती है और केंद्र सरकार का प्रभाव बढ़ सकता है। संघीय ढांचा, यह प्रणाली संघीय ढांचे के सिद्धांतों के विरुद्ध जा सकती है, जिससे राज्यों की भूमिका कम हो सकती है। क्षेत्रीय दल, एक राष्ट्र एक चुनाव से क्षेत्रीय दलों के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं और उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। चुनाव आयोग की शक्तियां, चुनाव आयोग को दी जाने वाली व्यापक शक्तियां भी चिंता का विषय हैं, क्योंकि इससे आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। दोनों पूर्व सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के चुनाव आयोग को एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली को लागू करने में अनियंत्रित शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर ने संसदीय समिति को सुझाव दिया कि चुनावों के संचालन पर एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। हालांकि प्रस्तावित बिल में चुनाव आयोग को दी जाने वाली शक्तियों पर चिंता उन्होंने जताई है। पूर्व सीजेआई ने कहा कि इससे चुनाव आयोग को विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने या घटाने की शक्ति मिल सकती है। उन परिस्थितियों को परिभाषित किया जाना चाहिए जिनमें चुनाव आयोग इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह किसी राज्य विधानसभा के चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ कराने में असमर्थता महसूस करता है, तो वह राष्ट्रपति को इसके बारे में सिफारिश कर सकता है। इससे चुनाव आयोग को विशेष परिस्थितियों में निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, जिससे चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जा सके। अगर निर्वाचन आयोग की राय है कि किसी विधानसभा के लिए चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के साथ नहीं कराए जा सकते हैं, तो वह राष्ट्रपति को एक सिफारिश कर सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से बेहतर आर्थिक स्थिति वाली नेशनल पार्टियों के प्रभाव से क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां हाशिए पर जा सकती हैं। इसके लिए चुनाव अभियान में फाइनेंस से जुड़े नियमों को मजबूत किया जाना चाहिए। पूर्व सीजेआई यूयू ललित फरवरी में पेश हुए थे। उन्होंने भी चरणबद्ध तरीके से एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि जिन विधानसभाओं का कार्यकाल ज्यादा बचा है, उनके समय को कम करने से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्यों में विधानसभाओं और संसद के चुनाव एक साथ कराना है। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ। जी, अब मतदान नाउ डिवीजन। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया, जिसे 269 मतों के साथ पारित किया गया, जबकि इसके विरोध में 198 मत पड़े। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से लाया गया है, जिससे उनकी अवधि संरेखित हो सके और चुनावों की आवृत्ति कम हो। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति विधेयक पर अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए न्यायविदों और कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही है, जिसका उद्देश्य राज्यों में विधानसभाओं और संसद के चुनाव एक साथ कराना है।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पेश किया, जिसे 269 मतों के साथ पारित किया गया, जबकि इसके विरोध में 198 मत पड़े। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु जनादेश आता है या केंद्र या राज्य सरकार गिर जाती है, उसके बाद क्या होगा? सरकार का कहना है कि संविधान में अभी भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र नहीं है। ऐसे में समिति इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकती है और इस पर संसद को फैसला करना है। सरकार ने ये भी दलील दी है कि एक साथ चुनाव कराने से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। जिन राज्यों में एक साथ चुनाव होते हैं वहां मतदान प्रतिशत 10 से 20% अधिक हो जाता है। अगर केवल 40% मतदान होता है और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 21% वोटों से चुने जाते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? ये सवाल सरकार विपक्ष से कर रही है। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा बढ़ाया गया है और जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की लगाम सरकार ने अपने हाथ में रखी है, वो सारी बातें सरकार की नीति और नीयत दोनों पर सवाल जरूर खड़े करती है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा विचार जो कि चुनाव सुधार की दिशा में साहसिक कदम के रूप में पेश किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हालांकि इसके दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव पड़ेंगे और इस पर अभी गंभीर मंथन की आवश्यकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नीति भारत के मतदाता व्यवहार यानी वोटिंग पैटर्न को भी बदल देगी? अभी भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं और इससे मतदाता हर चुनाव में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को अलग अलग परखते हैं। लेकिन जब एक साथ चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि ये संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी कि राष्ट्रीय मुद्दे स्थानीय चुनावी मुद्दों पर हावी हो जाएं और इससे छोटे दल क्षेत्रीय मुद्दों को और स्थानीय नेतृत्व की अहमियत को घटाया जा सकेगा। सत्ता पक्ष के लिए ये रणनीतिक लाभ का अवसर हो सकता है, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ दल अपनी राष्ट्रीय लोकप्रियता को राज्यों तक पहुंचा सकता है और वहीं विपक्षी दलों को अपने मुद्दे और पहचान को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ये भी देखा गया है कि एक साथ चुनावों में कोटेल इफेक्ट यानी केंद्र के प्रति समर्थन या असंतोष राज्यों में भी झलकने लगता है। इससे भारत जैसे विविधता वाले लोकतंत्र में राजनीतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। आइए वोटिंग पैटर्न के रिसर्च के लिए जो तमाम आंकड़े हैं उसके आधार पर हम इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करते हैं। एक देश एक चुनाव लागू करने में सत्ता पर भी प्रभाव पड़ेगा। वोटिंग पैटर्न में कई बदलाव हो सकते हैं और मतदाताओं का वोटिंग के चलन पर भी असर पड़ सकता है। वोटरों की रुचि में बदलाव। एक देश एक चुनाव में वोटरों को एक ही समय में कई मुद्दों पर मतदान करना होगा, जिससे उनकी रुचि और प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा। एक देश एक चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को अधिक महत्व मिल सकता है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों की उपेक्षा हो सकती है और अधिक निर्णय लेने होंगे, जिससे वोटरों की थकान बढ़ सकती है। एक देश एक चुनाव के कारण चुनाव परिणामों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि वोटरों की प्राथमिकताएं और मतदान पैटर्न बदल सकते हैं। थिंक टैंक IDFC इंस्टीट्यूट की एक स्टडी में कुछ रोचक तथ्य सामने आए हैं। आइए डालते हैं इन आंकड़ों पर नजर डालें तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। दोनों चुनावों में 6 माह का अंतर होने पर 61% रह जाती है एक ही पार्टी को चोट देने की संभावना। दोनों चुनावों में 6 महीने से ज्यादा का अंतर होने पर एक ही पार्टी को चोट करने की संभावना 61% से भी कम हो जाती है। एक देश एक चुनाव के वोटिंग पैटर्न पर प्रभाव का आकलन करने के लिए विभिन्न कारकों का विश्लेषण करना होगा, जैसे कि वोटरों की उम्र, लिंग, शिक्षा और आय जैसे कारकों का विश्लेषण करना होगा। क्षेत्रीय मुद्दों का विश्लेषण करना होगा और यह देखना होगा कि वे वोटरों की प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं।
राष्ट्रीय मुद्दों का विश्लेषण करना होगा और यह देखना होगा कि वे वोटरों की प्राथमिकताओं को कैसे प्रभावित करते हैं। एक देश एक चुनाव का वोटिंग पैटर्न पर प्रभाव जटिल और बहुस्तरीय हो सकता है। इसके लिए विभिन्न कारकों का विश्लेषण करना होगा और वोटरों की प्राथमिकताओं और मतदान पैटर्न को समझना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ लॉजिस्टिक या आर्थिक सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की बहुस्तरीय संरचना को चुनौती देने वाला कदम भी है। ये जरूरी है कि इस पर बहस केवल सुविधा के नहीं बल्कि लोकतंत्र की विविधता और स्थानीय स्वायत्तता के संदर्भ में भी हो। और इसी के अलावा एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत में किस तरह से हमारे सामने आई है, इसको समझना भी जरूरी है। तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत में कोई नई बात नहीं है। हालांकि 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ संपन्न हुए, फिर भी 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई, जिससे कि एक देश एक चुनाव का जो सिलसिला था वो बाधित हुआ और तब से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग आयोजित होने लगे। यानी भारत के पास एक देश एक चुनाव का अच्छा अनुभव रहा है। ऐसे में भारत अपनी गलतियों से सीखकर नया ढांचा तैयार कर सकता है। इस क्रांतिकारी कदम में चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा कि संघवाद की अवधारणा कमजोर न हो, बहुदलीय लोकतंत्र पर प्रहार न हो, राज्यों के हितों को दरकिनार न किया जाए और राष्ट्र स्तर पर कोई भी बदलाव संविधान की परिधि में रहकर ही किया जाए तो परिणाम सही होगा। आइए एक नजर डालते हैं भारत में एक देश एक चुनाव के इतिहास पर। देश जब आजाद हुआ तो 1952 में पहली बार चुनाव हुए। तब लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए एक ही साथ चुनाव हुए। 1957 में भी लगभग यही हुआ। तब राज्यों के पुनर्गठन यानी नए राज्यों के बनने की वजह से 76% राज्य चुनाव लोकसभा चुनाव के ही साथ हुए। लेकिन एक चुनाव का ये चक्र पहली बार तब गड़बड़ हुआ जब 1959 में केंद्र की तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू सरकार ने पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1957 में लेफ्ट ने केरल में जीत दर्ज की थी और EMS नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। लेकिन जुलाई 1959 में उनकी सरकार बर्खास्त होने के बाद फरवरी 1960 में केरल में फिर विधानसभा चुनाव हुए। देश में किसी भी राज्य में मध्यावधि चुनाव का ये पहला मामला था। इसके बाद ही एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया, लेकिन मोटे तौर पर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन का सिलसिला चलता रहा। 1962 में और 1967 में 67% राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुए। लेकिन ये सिलसिला 1970 आते आते लगभग पूरी तरह टूट गया। 1970 में तो लोकसभा भी समय से पहले भंग हो गई और 1971 में चुनाव कराने पड़े। इस तरह 1971 के बाद लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग ही होने लगे। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मद्रास जैसे राज्यों में झटका लगा। कई जगह पर कांग्रेस के बागियों ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे कई गठबंधन सरकारें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले ही गिर गई, जिस वजह से एक देश एक चुनाव का क्रम बिगड़ गया। करीब 4 दशक पहले एक साथ चुनाव के मुद्दे ने फिर से जोर पकड़ा। 1983 में चुनाव आयोग ने सुझाव दिया कि लोकसभा के साथ साथ राज्यों के भी विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए।
हालांकि तत्कालीन सरकार ने चुनाव आयोग के सुझाव को कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिससे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 1999 में ये मुद्दा फिर उभरा, जब लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन ने 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की। लॉ कमीशन ने इसके लिए फॉर्मूला भी सुझाया कि अगर किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके साथ ही वैकल्पिक सरकार के लिए विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाना चाहिए। यानी एक तरह से लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स्ड कार्यकाल की बात थी। अटल बिहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी में लगभग सहमति बन गई थी, लेकिन लॉ कमीशन की सिफारिशों को लेकर 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा भी की। शुरुआत में कांग्रेस नेता ने इसे लेकर उत्साह दिखाया, लगा कि एक साथ चुनाव कराने पर राजनीतिक आम सहमति बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये मुद्दा फिर आया गया हो गया। 2004 में मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए सरकार सत्ता में आई। उनके पहले कार्यकाल के दौरान इस मुद्दे की कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। हालांकि 2010 में जब बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने एक बार फिर एक साथ एक चुनाव का मुद्दा उठाया, उन्होंने इसे लेकर तब के पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से चर्चा की। आडवाणी ने लोकसभा और विधानसभाओं के लिए फिक्स्ड टर्म यानी 5 साल के तय कार्यकाल की वकालत की, लेकिन बात नहीं बनी। उसके बाद स्थिति यथावत बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उस वक्त उन्होंने सार्वजनिक धन की बर्बादी, विकास कार्य के रुकने जैसे मसलों का तर्क दिया था। अब जब मोदी पीएम हैं, तो इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाकर पुरजोर तरीके से इसे लागू करने की कवायद करते। इस मॉडल को लागू करने के लिए कुछ संवैधानिक संशोधनों की भी जरूरत पड़ेगी। भारत में एक देश एक चुनाव का रास्ता संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356वें संशोधन से गुजरेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 368 के तहत आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। ऐसे में ये काम आसान नहीं है। देश हित वाले कार्यों पर राजनीतिक आम सहमति होनी चाहिए वैसे, लेकिन इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व कानून के कुछ प्रावधानों को और सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लाने के नियमों को भी अब बदलना होगा। केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक साथ चुनाव की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस पर विचार करने वाली समिति का प्रमुख नियुक्त किया है, मगर इसके लिए संविधान में व्यापक बदलाव करने के साथ ही नए कानून बनाने होंगे। संविधान के अनुच्छेद में भी संशोधन करने होंगे। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानमंडलों के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद 356 शामिल हैं। एक साथ चुनाव कराने के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा के कार्यकाल में बदलाव करने में पहली चुनौती 5 साल के कार्यकाल की संवैधानिक रूप से निर्धारित सीमा है। संविधान के आर्टिकल 83 खंड 2 के तहत लोकसभा और विधानसभाओं के लिए 5 साल का कार्यकाल निर्धारित है।
निर्वाचित सरकार के गिरने पर सदन के समय से पहले भंग होने के अलावा इस प्रावधान में कुछ अपवाद भी हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 14 और 15 चुनाव कराने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। इसके अनुसार चुनाव आयोग को संविधान द्वारा निर्धारित 5 साल की सीमा के अनुसार चुनाव कराने की भी जरूरत होती है। किसी सदन के भंग होने पर उसका कार्यकाल कम किया जा सकता है, पर ऐसा तब हो सकता है जब सरकार इस्तीफा दे देती है। इस बदलाव के लिए संविधान में एक एडिशन की जरूरत होगी। इन प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। हालांकि इस संभावित संशोधन के लिए आधे राज्यों के समर्थन की जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन अगर विधानसभा को तोड़ने पर विचार किया जाता है तो राज्यों की सर्वसम्मति महत्वपूर्ण होगी। संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है, जो किसी राज्य में चुनाव में देरी का एक अपवाद है। हालांकि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल की सिफारिश पर तभी कर सकते हैं जब राज्य में संवैधानिक मशीनरी खराब हो। इसमें संशोधन की भी जरूरत पड़ सकती है। कानून में इन बदलावों के बावजूद चुनाव के बाद गंभीर मुद्दे होंगे। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में जब कोई एक पार्टी बहुमत हासिल करने में विफल रहती है तो समय से पहले चुनाव होने की संभावना होती है। वैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के पक्ष में बीजेपी हमेशा से रही है। पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी इसके सबसे बड़े पक्षधर नेताओं में रहे हैं और उन्होंने इसके लिए आम राय बनाने की पहल भी सबसे पहले की थी। उधर 2014 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन चुनावी सुधारों का जिक्र किया गया था उसमें ये बात भी शामिल थी। और आज जब बीजेपी बहुमत में है और पार्टी का ये सपना जैसे पूरा होता दिख रहा है। हालांकि बाधाएं अभी भी कम नहीं हैं और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कैसे ज़मीन पर उतारा जाए और इसे कैसे अमली जामा पहनाया जाए, ये सब कुछ एक बड़ी चिंता का विषय है। वैसे सवाल ये भी उठता है कि अगर एक देश एक चुनाव होंगे तो फायदा क्या होगा, किसको होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव का पहला लाभ चुनाव कराने की लागत में कमी है, ये सरकार की तरफ से बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग चुनाव के लिए भारी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा, ये भी सरकारी दावा है और सरकार चुनावी मोड में रहने के बजाय शासन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती है, जो अक्सर नीति कार्यान्वयन में बाधा डालती है। विधि आयोग के अनुसार एक साथ एक चुनाव से मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लोगों के लिए एक साथ कई मतपत्र डालना अधिक आसान होगा। और भी कई फायदे हैं जो कि सरकार की तरफ से गिनाया जा रहा है और जिनका विपक्ष विरोध कर रही है। कौन से फायदों के नाम पर ये सारी कवायद चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो एक देश एक चुनाव के लिए दलीलें देते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत को निरंतर चुनावी मोड से बाहर निकालने की आवश्यकता है ताकि विकास की गाड़ी को दौड़ाया जा सके। अगर भारत में एक देश से एक कर या जीएसटी को स्वीकार किया जा सकता है, एक देश एक विधान या कानून या समान नागरिक संहिता को राज्यों में लागू किया जा सकता है, तो एक देश एक चुनाव को भी स्वीकार करने की आवश्यकता है। ऐसा बार बार सरकार अपील कर रही है और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो इस बात को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि ये जो व्यवस्था है वो केवल भारत में ही है, बल्कि एक देश एक चुनाव की कवायद और भी कई जगहों पर चल रही है। विश्व के कई देशों ने चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक देश एक चुनाव के मॉडल को अपनाया है। दुनिया के कई देश पहले से ही वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूले पर चल रहे हैं और इन देशों में जर्मनी, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, स्पेन, स्लोवेनिया, अल्बानिया, पोलैंड, बेल्जियम जैसे तमाम देश हैं जहां पर एक ही बार में चुनाव कराने की परंपरा बनी हुई है। और पिछले साल स्वीडन ने भी एक साथ अपने चुनाव कराए थे, जिसके बाद ये भी देश उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो वन नेशन वन इलेक्शन
के थियरी पर चल रहे हैं। आइए इन देशों में प्रचलित तरीके पर नजर डालते हैं। पालन शामिल है जिससे चुनावी गतिविधियों के राष्ट्रव्यापी समन्वय बना रहे। ये तो थी दूसरे देशों में जारी एक देश एक चुनाव के चुनावी प्रक्रिया, पर साफ है कि हर देश का चुनाव करवाने का अपना तरीका है। भारत इनसे काफी सीख ले सकता है। हालांकि कई विकसित देशों ने चुनावों के अतिरिक्त बोझ को इस प्रणाली के जरिए कम किया है और चुनावी व्यवस्था को सुचारू भी बनाया है। अमेरिका में चुनाव का दिन वैसे तय है। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव 5 साल के लिए एक साथ होते हैं और नगर पालिका चुनाव 2 साल के बाद होते हैं। ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद और उसके कार्यकाल को स्थिरता प्रदान करने के लिए निश्चित अवधि संसद अधिनियम 2011 पारित किया गया और स्वीडन में राष्ट्रीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका और स्थानीय निकायों के चुनाव 4 साल के लिए एक निश्चित तिथि यानी सितंबर के दूसरे रविवार को होते हैं और ये एक परंपरा सी चल रही है। लेकिन भारत एक विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर जिसको कहा जाए कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना है। ऐसे में भारत के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो एक देश एक चुनाव में फायदे ज़्यादा है, नुकसान कम है। देश की राजनीति के स्तर को उठाने में भी एक देश एक चुनाव मददगार साबित होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, क्योंकि इससे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कमजोर होगी, विकास के मुद्दे को बल मिलेगा, राष्ट्रीय हित मुख्य मुद्दा बन सकेगा, मतदाता पहले से ज़्यादा सक्रिय होंगे क्योंकि उन्हें 5 सालों में केवल एक बार ही वोट डालने का अवसर मिलेगा और इस वजह से उनका उत्साह बढ़ेगा। दरअसल जब एक साथ लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होंगे तब राज्य सरकारें वित्तीय बदहाली का शिकार होने से बहुत हद तक बच पाएंगी। निर्वाचित प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त के चलन पर भी लगाम लगेगी और ऐसा इसलिए क्योंकि निश्चित अंतराल पर चुनाव कराने से नेताओं को निजी लाभ के लिए दल बदलना या गठबंधन बनाना कठिन हो जाएगा। लोक लुभावन चुनावी घोषणाओं में भी कमी आ सकेगी। वैसे कुछ आशंकाएं साफ हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से राज्य की स्वायत्तता कम हो सकती है और स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों के पीछे छूट जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा डर है। इससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी कम हो जाएगी, जो कि बीजेपी के पक्ष में जाती है और मध्यावधि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो सकती है। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो एक देश एक चुनाव को बदलाव के लिए बदलाव कहा जा सकता है। परिपक्व भारतीय लोकतंत्र के लिए एक देश एक चुनाव की खामियों और चुनौतियों को दूर करना कठिन जरूर होगा, लेकिन असंभव तो नहीं। कुल मिलाकर अगर सही तरीके से इसे अमली जामा पहनाया जाए और सियासी दांव पेच से परहेज किया जाए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दूर रखा जाए, तो एक देश एक चुनाव एक सफल योजना बन सकती है। हालांकि बीजेपी के लिए अभी ये भी ज़रूरी है कि जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ विपक्ष खड़ा है और कई तरह की आशंकाएं सबके सामने रखी जा रही हैं, उन आशंकाओं को दूर करे, तब जाकर एक देश एक चुनाव में आम जनता का विश्वास बना रहेगा। न कि जिसको कहा जाए विभिन्न चटपटी खबरों के कॉलम में जो ये लगातार छप रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चूंकि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं 75 साल पूरे होने के बाद भी, इसलिए एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगी तब तक चुनाव नहीं होंगे। बहरहाल सच्चाई कुछ भी हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है और उसमें देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी अगर परिवर्तन करना पड़ेगा तो वो एक सही परिवर्तन करके देश के हित में उसका उपयोग किया जा सकता है। बस ज़रूरी है कि मंशा साफ हो और जनता के खिलाफ नेताओं की ये साजिश न हो। हम इसी उम्मीद में आज बस इतना ही। नमस्कार।